गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन या केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण भाग अकार्बनिक यौगिक या साल्ट्स को नाम किस प्रकार से देते हैं इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप यह ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकांश इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या साल्ट्स के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। आप इनके फार्मूला भी आसानी से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से। स्टूडेंट्स, सामान्यतः इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स साल्ट्स या लवण होते हैं। स्टूडेंट्स, अब पुनः क्वेश्चन आता है कि साल्ट्स या लवण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा काफ़ी सरल है और हम इनका अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो यह साल्ट और वाटर बनाता है और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, साल्ट्स सामान्यतः उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी अभिक्रिया के आधार पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साल्ट्स की परिभाषा दे सकते हैं। वे यौगिक जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन वे यौगिक जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, साल्ट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, यह साल्ट्स की परिभाषा थी। वे यौगिक जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, साल्ट्स या लवण कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि साल्ट्स के कितने भाग होते हैं और हम इन्हें किस नाम के द्वारा बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, साल्ट्स या लवण का निर्माण सामान्यतः दो भागों से होता है। नंबर एक, पहला भाग जो एसिड से आता है और नंबर दूसरा भाग जो बेस से आता है। एसिड से आने वाले भाग को हम ए फॉर एसिड, ए फॉर एनाइन। एसिड से आने वाले भाग को हम एनाइन कहते हैं और बेस से आने वाले भाग को हम कैटाइन कहते हैं। एनाइन के ऊपर ऋणावेश होता है और कैटाइन के ऊपर धन आवेश होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने साल्ट किसे कहते हैं और साल्ट के कितने भाग होते हैं इसका अध्ययन कर लिया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है कि कैटाइन किसे कहते हैं या साल्ट में पाए जाने वाले धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, साल्ट में पाए जाने वाले धनावेशित भाग को कैटाइन कहते हैं और कैटाइन यह बेस से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, कैटाइन के अंतर्गत सामान्यतः धातुएं आती हैं क्योंकि धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की या लूज करने की टेंडेंसी होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एनाइन का अध्ययन करेंगे। एनाइन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एनाइन साल्ट में पाए जाने वाला ऋण आवेशित भाग होता है या साल्ट में पाए जाने वाले ऋण आवेशित भाग के लिए एनाइन कहते हैं। यह सामान्यतः एसिड से प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत सामान्यतः एनाइन्स में अधातुएं उपस्थित होती हैं या इसमें अधातुओं का हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कैटाइन और एनाइन की परिभाषाएं का अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल
इसके एग्जाम्पल का अध्ययन करने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण लेना पड़ता है। एसिड, यदि हम एसिड ले लेते हैं HCl प्लस बेस NaOH, तब ये दोनों मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। इनसे बनने वाला साल्ट NaCl प्लस H2O है। स्टूडेंट्स, यह साल्ट NaCl है, इसका धनावेशित भाग Na है और ऋणावेशित भाग Cl है, जो कि स्पष्ट है कि धनावेशित भाग Na एक धातु है या मेटल है, जबकि ऋणावेशित भाग हैलोजन का Cl है, जो कि अधातु है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एक सामान्य सा अध्ययन कर लिया है। यदि हम इसकी जगह पर कोई भी एसिड और बेस ले लेते हैं, तब हमारे साल्ट से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम साल्ट का नोमेनक्लेचर या नामकरण कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, साल्ट का नामकरण तीन स्टेप्स में किया जाता है। पहला स्टेप होता है इसका नोमेनक्लेचर ऑफ साल्ट्स। हम जानते हैं कि साल्ट्स का निर्माण दो भागों के मिलने से होता है, कैटायन और एनायन। तो सबसे पहले हम एनायन का नाम लिखना सीखते हैं या एनायन का नामकरण करते हैं। एनायन के नामकरण के पश्चात हम कैटायन का नामकरण करते हैं। दूसरा स्टेप कैटायन का नामकरण होता है। स्टूडेंट्स, जब हम कैटायन और एनायंस इन दोनों का नामकरण कर लेते हैं या जब हमें इनके नामों की जानकारी हो जाती है, इनके सूत्र की जानकारी हो जाती है, तब हम इनके कैटायन और एनायन के नाम और सूत्र की सहायता से या फॉर्मूला की सहायता से साल्ट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद आगे का अध्ययन शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनायन का नामकरण, एनायन के प्रकार, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साल्ट में जो सबसे पहले एनायन आता है, आपको उसकी परिभाषा की जानकारी है। आप इस परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। एनायन ऋणावेशित भाग होता है या साल्ट में पाए जाने वाले ऋणावेशित भाग को एनायन कहते हैं। यह एसिड से प्राप्त होता है और सामान्यतः यह अधातु होता है। अब क्वेश्चन आता है, एनायन कितने प्रकार का होता है? एनायन के प्रकार या टाइप्स ऑफ एनायंस। तो स्टूडेंट्स, एनायंस मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंपल एनायन, नंबर 2 कंपाउंड एनायंस और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स एनायंस या जटिल एनायंस। तो स्टूडेंट्स, एनायन सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एनायंस या जटिल एनायंस होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एनायंस क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, सिंपल एनायंस अर्थात वे एनायंस जिनकी संरचना
सरल होती है सिंपल एनाइंस कहलाते हैं। सिंपल एनाइंस मुख्यतः मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब एक होता है, अर्थात सिंपल एनाइंस सामान्यतः एक परमाणुविक आयन होते हैं। यह मोनो एटॉमिक एनाइंस होते हैं। कंपाउंड एनाइंस, यह दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर बने एनायन होते हैं। यह दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर बने एनायंस होते हैं और यह जटिल संरचना वाले आयन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंपल एनाइंस का अध्ययन करेंगे। सिंपल एनाइंस, इनके लिए नाम लिखते समय जिस सफिक्स का यूज किया जाता है, सफिक्स आप जानते हैं, सफिक्स के लिए हिंदी में अनुलग्न बोलते हैं। इसे हम नाम के बाद में लगाते हैं। आईयूपैक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स। यह सफिक्स या अनुलग्न, इनके लिए IDE होता है, जो कि इनके नाम के बाद में लगता है। जैसे प्रमुख मोनोएटॉमिक एनाइंस है H+ हाइड्राइड आयंस होता है। हाइड्राइड आयन, इसका नाम हाइड्राइड है। यह F-, यह फ्लोराइड है। इसी प्रकार Cl-, यह क्लोराइड है। Br-, ब्रोमाइड है। इन सभी के नाम के अंत में IDE आ रहा है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में नाम लिखना सरल है, जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं। Br- ब्रोमाइड होता है। O-, यह ऑक्साइड होता है। इसी प्रकार S-, सल्फाइड होता है। S-, सल्फाइड होता है। और N-, 1, 2 और 3, यह नाइट्राइड होता है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी मोनोएटॉमिक एनाइंस होते हैं, इनके नाम के अंत में सफिक्स IDE का प्रयोग किया जाता है। आपने यह आसानी से समझ लिया। स्टूडेंट्स, अब आप इसकी संयोजकता देखते हैं। तब HFCl Br, यह एक संयोजी है, अर्थात यह मोनोवैलेंट एनाइंस है। यह एक संयोजी या मोनोवैलेंट एनायन है। O और S, यह बाइवैलेंट एनायन या द्विसंयोजी एनायन है। N-, यह ट्राई या त्रिसंयोजी एनायंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मोनोएटॉमिक एनायंस का अध्ययन कर लिया है। जो प्रमुख मोनोएटॉमिक एनायंस थे, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह अच्छा रहेगा। इसके बाद हम कंपाउंड एनायंस का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, कंपाउंड एनायंस, इसकी परिभाषा का अध्ययन हम कर चुके हैं। वे एनायंस जिनका निर्माण दो या अधिक परमाणुओं के द्वारा होता है, कंपाउंड एनायंस कहलाते हैं। कंपाउंड एनायंस का एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है, जिसे हम ऑक्सी एनायंस कहते हैं। अपना क्वेश्चन आता है, ऑक्सी एनायंस क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वह एनायंस जिसमें
ऑक्सीजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है ऑक्सी एनायंस कहलाता है। ऑक्सीजन किसी दूसरे परमाणु के साथ उपस्थित रहता है ऑक्सी एनायंस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है कि हम ऑक्सी एनायंस या कंपाउंड एनायंस के लिए किस सफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के केस में या ऑक्सी एनायंस के केस में हम दो सफिक्स का यूज करते हैं। इसमें से पहला सफिक्स एट होता है और दूसरा सफिक्स आइट होता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है कि हम कब एट का यूज करते हैं और कब आइट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एट का यूज कब करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। एट का उपयोग अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाली परमाणुओं के साथ अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था वाले परमाणु के साथ या सामान्य अवस्था में किया जाता है। जो ऑक्सीएनायंस दो रूपों में पाए जाते हैं, उनमें जिस ऑक्सीएनायंस की ऑक्सीकरण स्टेट किसी तत्व की ऑक्सीजन को छोड़कर अधिक होती है उसके साथ हम एट लगाते हैं। अन्यथा किसी भी एनायंस की ऑक्सीएनायंस की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा इसका सफिक्स है आइट। पुनः क्वेश्चन आता है आइट का उपयोग हम कब करते हैं। तब आइट का उपयोग कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्सीएनायंस के साथ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे जिससे आपके एट और आइट इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे सिंपल और पहला इसका जो एग्जाम्पल है वह नाइट्रेट NO3 माइनस यह नाइट्रेट है। यदि आप बोलते हैं यह नाइट्रेट के साथ हम एट का यूज क्यों लगाएंगे या एट का यूज हम क्यों करेंगे। जब आप इसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तब यह 3 × 2 6 -1 = +5 आती है। इसी प्रकार जब आप NO2- जो कि नाइट्राइट होता है, इसमें ऑक्सीकरण स्टेट जब N की निकालते हैं तब यह 2 × 4 2 × 2 -4 -1 यह +3 आता है। आप इसका अध्ययन ऑक्सीकरण अपचयन वाले चैप्टर में करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक मेमोरी ब्रश किया है आपको बताने के लिए कि इस तरह से यह ऑक्सीकरण अवस्था होती है। NO3- यह नाइट्रेट है, इसके साथ हमने ATE का प्रयोग किया है। इसी प्रकार NO2- यह नाइट्राइट है क्योंकि इसमें कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व नाइट्रोजन उपस्थित है। यह नाइट्रेट और नाइट्राइट एट और आइट का पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद हम एट और आइट का दूसरा एग्जाम्पल इसका अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है PO4 3- जो कि फॉस्फेट कहलाता है। और जब फॉस्फेट में से एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाता है तब यह PO3 बनाता है, जिसे हम फॉस्फाइट PHOS यह कॉमन रहता है और ATE के स्थान पर फॉस्फाइट लिख देते हैं PHITE फॉस्फाइट लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह एट और आइट का यूज था। इसके पश्चात हम
8 और 8 के जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा एग्जाम्पल है, आपने इन दोनों का अध्ययन कर लिया है। सल्फेट SO4 माइनस माइनस, यह सल्फेट है और जब सल्फेट में से एक ऑक्सीजन परमाणु कम हो जाता है तब यह SO3 माइनस माइनस बनाता है, जिसे हम सल्फाइड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने 8 और 8 के 3 एग्जाम्पल्स का अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम इसका एक चौथा एग्जाम्पल लेंगे और इसका भी अध्ययन करेंगे। इसका चौथा एग्जाम्पल है आर्सेनेट AsO4 3 माइनस, यह है आर्सेनेट है और जब आर्सेनेट में से एक ऑक्सीजन परमाणु निकल जाता है तब यह AsO, इसमें से आप 2 निकाल दें, तब यह AsO2 2 माइनस हो जाता है। यह आर्सेनाइट कहलाता है। सॉरी, यहां पर AsO3 माइनस, AsO4 और AsO2 3 माइनस, यह आर्सेनाइट है। अभी आपने इस तरह के 4 एग्जाम्पल्स का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात आप इसका एक एग्जाम्पल और है, इसका भी स्टडी कर लें, इसकी भी स्टडी कर लें। इसके पश्चात हम ऑक्सीएनाइंस के दूसरे प्रमुख एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल्स अभी बचता है, नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट, आर्सेनेट, स्टेनेट। यह स्टेनेट और स्टेनाइट है। स्टेनेट SnO3, यह स्टेनेट कहलाता है। इसके ऊपर -2 वैलेंसी होती है। SnO3 SnO2 2 माइनस, यह स्टेनेट है और यह स्टेनाइट है। SnO2 2 माइनस स्टेनाइट होता है। तो आपने इसकी स्टडी अभी आसानी से कर ली है। इसके पश्चात इसके और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑक्सीएनाइंस के अंतर्गत आते हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। जैसे ClO3 माइनस, इसे क्लोरेट बोलते हैं। यह एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। आप देख रहे होंगे इसमें से हर एक में ATE का यूज किया जा रहा है और जब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है समान प्रकार के ऑक्सीएनाइंस में, तब हम उसके लिए ITE का यूज करते हैं, जो कि आपने देख लिया है। इसके पश्चात हम क्लोरेट, इसके बाद एसीटेट CH3COO माइनस, यह एसीटेट कहलाता है। इसके पश्चात C2O4 माइनस माइनस, इसे ऑक्जेलेट OXALATE ऑक्जेलेट कहते हैं। आप इन्हें हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं से आप इसके जो सही नाम होता है उसमें कहीं ना कहीं आपसे निश्चित रूप से गलती होगी। तो आप यदि इसके नाम इंग्लिश में लिखेंगे तब यह आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ज़्यादा उपयोगी रहेगा। C2O4 ऑक्जेलेट Cr2O7 माइनस माइनस, यह डाइक्रोमेट कहलाता है।
Cr2O7 यह डाइक्रोमेट कहलाता है। SiO3 माइनस माइनस यह सिलिकेट कहलाता है। CO3 माइनस माइनस इसे हम कार्बोनेट कहते हैं। CO3 माइनस माइनस इसका नाम कार्बोनेट होता है। स्टूडेंट्स, यहां तक आपने स्टडी कर ली है। इसके पश्चात इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसके नाम हैं, हम उनका भी यहीं पर अध्ययन करेंगे। जैसे ZnO2 माइनस माइनस यह जिंकेट कहलाता है। यह आपने इतना स्टडी कर लिया है, उम्मीद है यह आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ऑक्सीएनाइंस या कंपाउंड एनाइंस के डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ सफिक्स एट और आइट का अध्ययन भी कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम कुछ और सफिक्स होते हैं, उनका सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, जिनकी स्टडी कैसे करते हैं या जिनका उपयोग हम कैसे करते हैं, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं। आइट आपने इसका अध्ययन कर लिया है, एट इसका भी अध्ययन कर लिया है, आइट इसका भी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद इसमें दो सफिक्स और आते हैं, हाइपो और पर। स्टूडेंट्स, यह हाइपो और पर, इनका प्रयोग हम इन्हीं के साथ करते हैं। हाइपो शब्द का अर्थ बिलो होता है या कम होता है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं हाइपोडर्मिस, अर्थात वह लेयर जो डर्मिस के नीचे होता है या एपिडर्मिस के नीचे होता है, हाइपोडर्मिस कहलाता है। तो हाइपो का मतलब कम होता है और पर का मतलब ज्यादा होता है। तो अब हम इसी का अध्ययन करेंगे। आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल भी है। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा स्टेप है वह है यूज ऑफ आइड। आपने इसका अध्ययन कर लिया है, आइड। इसके बाद एट, जब एट से ऑक्सीजन कम होती है तब इसे आइट बोलते हैं, और जब आइट से भी ऑक्सीजन कम होती है तब इसे हाइपो बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन 8 से भी ज़्यादा हो जाती है तब हम इसे पर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इनका अध्ययन हम विथ एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिया था हमने क्लोरेट, ClO3 माइनस, ये हमने क्लोरेट का एक एग्जाम्पल लिया था। हम इसी की सहायता से अब इसी फैक्ट का या तथ्य का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ClO3 माइनस। इसका नाम हम जानते हैं, इसका नाम क्लोरेट है, ATE। और जब इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाती है तब यह ClO2 हो जाती है। सिंगल माइनस, बैलेंसी माइनस है, -1 है। ClO2 माइनस यह क्लोराइट कहलाता है, ITE कहलाता है। इसके पश्चात जब इसमें से एक ऑक्सीजन और निकल जाती है तब यह ClO माइनस हो जाता है, और इसका नाम हाइपो क्लोराइट हो जाता है। और जब इसमें से एक ऑक्सीजन और निकल जाता है तब यह Cl
माइनस हो जाता है और इसका नाम क्लोराइड हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं, -O, यदि इसमें हम एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं तब यह ClO4 माइनस हो जाता है और इसका नाम पर क्लोरेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह आइट, हाइपो, IDE, हाइपो, ITE, 8 और पर का उपयोग कैसे करते हैं यह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसका अध्ययन करते हैं। यह फैक्ट है यूज ऑफ बाई और हाइड्रोजन। यूज ऑफ बाई एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल सरल है। जैसे CO3 माइनस माइनस, इसका सामान्य नाम कार्बोनेट होता है। यदि यह एक हाइड्रोजन से जुड़ जाता है तब इसका सूत्र HCO3 माइनस हो जाता है और इसे हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बाई, जब एक हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजनाइंस या किसी एनाइंस के साथ जुड़ जाती है तब उसके नाम के साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं। यह बाइकार्बोनेट कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसी के लिए ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसी के लिए ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। जैसे यदि हम एक दूसरा ले लें, इसका एग्जाम्पल SO4 माइनस माइनस, इसका नाम सल्फेट होता है और यदि हम इसके साथ H जोड़ देते हैं तब इसकी एक वैलेंसी कम हो जाती है और HSO4 का नाम बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट इसका भी अध्ययन कर लिया है, कब हम बाई का यूज करते हैं और कब हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, सामान्यतः बाई और हाइड्रोजन दोनों का उपयोग एक ही प्रकार के एनाइंस के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके पश्चात अंतिम टॉपिक जिसे कि हम डाई कहते हैं, यूज ऑफ डाई, हम डाई का अध्ययन करेंगे। DI, डाई। डाई का मतलब दो होता है। यूज ऑफ डाई, यदि यह DYE लिखा हो तब यह डाई कहलाता है। जो कलरिंग मटेरियल्स होते हैं, दूसरे पौधों के लिए या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए कलर देते हैं, वह डाई कहलाते हैं। यह डाई है। डाई मीन्स दो। जैसे एक ऑक्सीएनाइंस है PO4 3 माइनस, इसका नाम फास्फेट होता है। जब इस फास्फेट से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तब यह H2SO4 1 माइनस हो जाता है और इसका नाम डाईहाइड्रोजन फास्फेट हो जाता है। अर्थात इस एनाइंस का नाम डाईहाइड्रोजन फास्फेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एनाइंस किसे कहते हैं, एनाइंस के नामकरण में प्रयुक्त होने वाले कई सफिक्स का अध्ययन कर लिया है। जिन सफिक्स का आपने अध्ययन कर लिया है या जो सफिक्स आपने आज स्टडी किए हैं वह है आइड, मोनोएटॉमिक के लिए 8 और आइट कुल 3। इसके बाद
नंबर 4 आइड, नंबर 5, 6, 7, 8, बाई और हाइड्रोजन 9, 10 और डाई यह 11। आपने अभी ऑक्सी एनाइंस के एनाइंस के नामकरण में प्रयुक्त होने वाले लगभग 11 सफिक्स का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको सिर्फ एनाइंस का नाम बताया है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम कैटाइंस का अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात हम इन कंपाउंड्स या साल्ट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सामान्यतः साल्ट होते हैं उनका नाम कैसे देते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें जिससे आपकी केमिस्ट्री से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।